नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की। ब्रज के पुरातन स्वरूप को लौटाने के लिए योगी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा ने एक चिट्ठी लिखी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के मुख्यमंत्री को ये चिट्ठी योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लिखी है। अमृत पर्व पर ब्रज के विकास पर विशेष जोर देने का आग्रह इस चिट्ठी के जरिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी के जरिए लिखा गया है। ब्रज 84 कोस के संपूर्ण विकास को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई है, क्योंकि जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा होती है उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है। इन परिक्रमा के मार्गों पर फलदार वृक्ष लगाने, मंदिरों और कंड से बढ़िया तरीके से उसको सुदृढ़ीकरण करने का भी मांग की गई है। उनको कहा गया कि जो ब्रज 84 परिक्रमा का जो इलाका है वहां पर जो आसपास के मंदिर हैं उनको साफ सुथरा रखा जाए। एस.के. वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। एस.के. वाजपेयी, इस तरीके की बात पहले भी कही जाती रही है कि जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है उसके पूरे क्षेत्र को विकसित किया जाए, लेकिन ये किसी एक सरकार के अधीन ये काम नहीं हो सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ब्रज से आते हैं, वो खुद मथुरा से हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो हजारों श्रद्धालु कहीं न कहीं ब्रज पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रज में अभी होली होगी और बड़ा आयोजन होता है, जिसका देश विदेश में बड़े पैमाने पर महत्व है। कहीं सारी चीजों को देखते हुए जो भक्त वहां पहुंचते हैं वो वहां पर परिक्रमा भी लगाते हैं। तो 84 जो परिक्रमा, जो प्रसिद्ध परिक्रमा है, देश विदेश से भक्त वहां पहुंचते हैं। उनके लिए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के मंत्रियों को पत्र लिखा है। साथ ही साथ ब्रज के विकास कैसे किया जाए उसका आग्रह किया गया है, जिसमें खास तौर पर जहाँ की व्यवस्था करने ताकि जो सवाल दिखना चाहते हैं सके, परिक्रमा मार्ग को ठीक करने, साथ ही साथ मंदिरों और सुदृढ़ीकरण करके ये पत्र ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से कहीं लिखा गया है। मथुरा के अलावा राजस्थान के भरतपुर, हरियाणा के पर्यटन को लेकर उन्होंने अपने पत्र से मांग की है कि पत्र के जरिए से कहीं न कहीं वो संज्ञान में और है अलग परिचय है, कहीं न कहीं घटना को आगे बढ़ाते हुए सरकारें उसमें अपना सहयोग दें। और अब जो होगा जहाँ सरकार भी कर रही है कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उनका विकास है। ऐसी स्थिति में ऊर्जा मंत्री पत्र के बाद मुख्यमंत्री का क्या जवाब आता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका एस.के. वाजपेयी जानकारी के लिए। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर चिकित्सा अधिकारियों के इस्तीफा के मामले को लेकर डॉक्टर्स का अब बयान आया है। आपको याद होगा आज सुबह मुजफ्फरनगर में चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया था, क्योंकि 10 डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो सीएमओ हैं उन पर आरोप लगाए गए थे, सीएमओ ने आरोपों का जवाब दिया था। अब जिन चिकित्सा अधिकारियों ने इस्तीफा दिया है उनका बयान आया है कि काम का बोझ काफ़ी बढ़ गया था, मानसिक तनाव में सभी डॉक्टर थे, इसी के कारण इस्तीफा इन डॉक्टर्स ने दिया है। पहले सीएमओ एस.के. अग्रवाल पर इन लोगों ने आरोप लगाया था कि सीएमओ दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन सीएमओ की ओर से जब जवाब दिया गया तब अब इन डॉक्टर्स की ओर से ये जवाब आया है कि इनके ऊपर काफ़ी मानसिक दबाव में आ गए थे, क्योंकि काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया था। तब जाकर इन लोगों ने तय किया और इन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में एक नया मोड़ आया है। उन्होंने डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम सब ने मिलकर काम करना तय किया है, डॉक्टर्स का त्यागपत्र मैंने स्वीकार नहीं किया है, ये अब सीएमओ कह रहे हैं। क्योंकि सीएमओ ने पहले ही कहा था कि ऐसी कोई बात है नहीं कि मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है और डॉक्टर्स पर किसी तरीके का दबाव नहीं है और डॉक्टर्स को ये मानना भी नहीं चाहिए। देखिए, जो आपस में सीएमओ साहब हमारे स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं और हम सब उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। जिसके जो मन में विचार थे उसके लिए सब सर के पास आए थे और सर के निर्देशन में यहाँ पे सब मीटिंग में सॉर्ट आउट हो चुका था। वो उसके बाद क्या प्रकरण हुआ उसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं। तो आप लोगों ने दिया होगा, वो सब सॉर्ट आउट हो चुका है, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल है। वो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि वो तो सब सॉर्ट आउट हो गया था सर के सामने, इसलिए उसमें कुछ बात रह नहीं गई है।
जो बनाया गया था वो सभी की सहमति से, जितने भी ब्लॉक के 10 अधीक्षक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी सबकी सहमति से बनाया गया था। और लेटर बनाने के बाद सीएमओ साहब से हमारी मीटिंग भी हो। वो लेटर उस लेटर में लिखा हुआ है, वो सब आपने पढ़ा हुआ। सामूहिक त्याग पत्र था वो आपका? सामूहिक त्याग पत्र था, उसमें चीज़ें लिखी हुई है। क्या ऐसा नहीं लगता ये सामूहिक एक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश थी अपने सीनियर्स को, ये पूरे डिपार्टमेंट को लीजिए हमारा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो त्यागपत्र के मामले में कल शाम को भी इनके साथ बैठ के मेरी पूरी चर्चा हुई है, उसमें गहनता से विचार विमर्श किया, उनको सब चीज़ें पूरी तरह से समझाई गई और उस पर आखिर में निर्णय ये हुआ था कि यह कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और हम जनता को वो सारी सुविधाएं देंगे जो सरकार देना चाहती है। क्योंकि इनने त्यागपत्र दिया था, मैंने उस त्यागपत्र को मंजूर भी नहीं किया है, तो इसलिए मैं मानूंगा कि अभी मैंने त्यागपत्र मंजूर नहीं किया तो उनका त्यागपत्र है नहीं वो, जब तक मैं उसे। सबसे बड़ी बात ये है कि त्यागपत्र में एक व्यवहार पर आपत्ति लगाया है तो। जी। क्या ऐसा आपका क्या इतना बुरा व्यवहार रहा है जो जिसको लेकर त्यागपत्र तक देना पड़ा? मेरा किसके प्रति क्या व्यवहार रहा ये तो यही लोग बता पाएंगे, क्योंकि मेरे अपने जानकारी में मैं जिसके साथ जो भी व्यवहार कर रहा हूँ, किसी के साथ बुरा व्यवहार करने की कोई कोशिश मेरी नहीं होती है। फिर भी कभी अनजाने में कोई बात किसी से गलत हो जाती है तो उसको इस तरीके से दिल पे ना लगाए, कम से कम उसको मेरे पास बैठ के खुले दिल से बात करे, सॉर्ट आउट हो जाएगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सुलझे ना। तो मुजफ्फरनगर में डॉक्टर्स के इस्तीफे के बाद जो एक क्रियोस क्रिएट हुआ था वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म होता नज़र आ रहा है। आपसी बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझा लिया गया है। डॉक्टर्स ने कहा कि वो मानसिक दबाव में आ गए थे, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। सचिन जौहरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। सचिन, सीएमओ साहब और डॉक्टर्स के बीच क्या नाराज़गी थी, क्या चीज़ें हुई पहले हुई, अब क्या हुई? इन तमाम बातों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि डॉक्टर साहब काम पर लौट रहे हैं, क्योंकि 10 डॉक्टर्स के इस्तीफे का मतलब है कि मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग में अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, कल शाम जब 10 डॉक्टरों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दिया, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में जबरदस्त हड़कंप मच गया। सुबह जब सीएमओ से हमारी बात हुई तो सीएमओ ने कहा कि हमने कुछ निरीक्षण किए थे जहां पे खामियां पाई गई थी, उसके बाद उन पर सख्ती बरती तो उन्होंने एकदम से सामूहिक इस्तीफे की पेशकश की है। लेकिन कुछ ही घंटों में डॉक्टर के और सीएमओ के सभी के सुर बदल गए और जो डॉक्टर्स हैं वो जो दुर्व्यवहार का आरोप लगा रहे थे सीएमओ पर, वो कहने लगे कि काम का बर्डन ज्यादा है, इसी वजह से हम मानसिक तनाव में आ गए थे। और सीएमओ भी कहने लगे कि इन्होंने इस्तीफा दिया था, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। तो कुछ बड़ा हुआ है इन कुछ ही घंटों में, जो एकदम से सुर बदले हैं। और अगर ये इस्तीफा जारी रहता, पहले ही डॉक्टरों की कमी है और फिर एक बड़ी समस्या पैदा होती। जी सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वहीं ग्रेटर नोएडा में लव जिहाद के एक मामले से हड़कंप मच गया। एक युवक अपनी पहचान छुपाकर एक युवती से प्रेम प्रसंग का प्यार करता है और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। लड़की को जब लड़की की असलियत पता चलती है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसके बाद लड़की पुलिस में कंप्लेंट करती है, पुलिस कार्रवाई करती है और आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। यह मामला ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र का है। कासना अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत हुआ था धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम का। SC/ST की भी धारा लगी थी, जिसकी विवेचना ACP 3rd ग्रेटर नोएडा द्वारा की जा रही है। इसमें मुख्य अभियुक्त जो अभियुक्त था वो फहजान मलिक उर्फ सोनू, जिसने अपना नाम सोनू भी बताया था, इसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा जा रहा है। ललित पंडित इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। ललित, उत्तर प्रदेश में इस तरीके के लव जिहाद के मामले को लेकर सरकार कानून बना रही है, सख्ती भी दिखा रही है, लेकिन ऐसी घटनाएं थम नहीं रही हैं। जी बिल्कुल, है वहाँ पर ऐसा मामला संज्ञान में आया जहाँ पर जो एक युवक पहले अपना नाम बदल करके सोनू नाम बता करके साथ में संबंध बनाता है। उसके घर पर शारीरिक संबंध बनाने के बाद पता लगता है कि वो सोनू नहीं फैजान मलिक है। SC/ST उस वजह से तुरंत ही जब कासना पुलिस ने संपर्क किया, कासना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करके SC मलिक नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
वहीं जो बताया गया कि इस मामले की जांच एसीपी शासना है उनको सौंपी गई है और इस मामले में जांच करके आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ललित। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पर स्कूल से निकले एक छात्र का सिर कटा हुआ शव बरामद हुआ है। परिजनों ने हाईवे पर शव को रखकर जाम लगा दिया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। 20 दिन पहले छात्र के भाई की भी हत्या हुई थी। मऊ आइमा थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर स्कूल के लिए निकला एक छात्र, उसका सर कटा हुआ शव मिला, जिसके बाद परिजनों ने हाईवे पर शव को रखकर जाम लगा दिया। कुछ दिनों पहले जिस युवक की आज हत्या हुई है, जिसकी आशंका परिजन जता रहे हैं, उसके भाई की भी हत्या की गई थी। तो प्रयागराज में ये सनसनीखेज घटना, स्कूल के निकले छात्र की गला रेतकर हत्या की गई है, क्योंकि सिर कटा हुआ शव बरामद हुआ है। परिजनों ने सड़क जाम कर दिया, हाईवे को जाम कर दिया। और सब चौंकाने वाली बात है कि इस बच्चे के भाई की भी हत्या कुछ दिनों पहले हुई है। राज बहादुर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। राज बहादुर, ये काफी चिंताजनक बात है कि एक ही परिवार के दो बच्चों की बहुत कम अंतराल में हत्या कर दी जा गई है। जैसा कि बता दें, घर से निकला था युवक स्कूल के लिए, स्कूल से गायब हुआ। उसको कुछ घंटों बाद उसके रेलवे ट्रैक पर गर्दन कटी हुई लाश मिलती है। का भाई 2 महीने पहले उसकी हत्या कर दी जाती है। तो परिजनों ने हत्या का गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाया था, जो कि पुलिस किससे गिरफ्त से दूर है। वो काफी चिंताजनक ये बात है कि अभी तक उसके भाई के हत्यारों को पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ पाई। आज उसकी भाई की लाश रेलवे ट्रैक के पास गर्दन कटी हुई लाश मिलती है। तो परिजनों ने लाश रखकर मेन रोड पर हाईवे पे जाम किया और थाने का घेराव किया। तो पुलिस ने उनको भी खदेड़ा थी, जो कि मौके पर सीओ सराफ पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे थे। आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रास्ते में धार्मिक स्थल बनाकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ योगी सरकार कार्रवाई करने जा रही है, जिसको लेकर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने मुख्यमंत्री की तारीफ की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, कुछ सुनवाते हैं। सवाल हमारे उत्तर प्रदेश का है। आज जो है माननीय योगी जी की सरकार है, एक कानून जो है पारित हुआ है कि जबरिया जो है अतिक्रमण करके सरकारी जमीन पे, सार्वजनिक जमीन पे, चाहे वो कोई भी धार्मिक स्थल बनाया जाएगा, उसके ऊपर जो है सजा का प्रावधान बना गया है। अच्छी बात है। हमें चाहते हैं कि सड़क हो, किसी का खेत हो, किसी का मकान हो, किसी का जमीन हो, जबरिया कोई भी धार्मिक स्थल बनाने से जो है लोगों को दुश्वारियां होती है। अगर सरकार ने ये नियम कानून जो है बन रहा है तो बहुत अच्छा है। हम भी ये खुद चाहते हैं कि रास्ते में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, क्योंकि रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि हमारा धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सारे धर्म जो है रास्ते का कूड़ा जो है, कचरा, कांटा जो ढीला हटाने के लिए जो है वो आदेश करता है। धर्म पहले मना करता है कि रास्ते में आदमी अतिक्रमण न करे, कूड़ा न फेंके, कचरा न करे। तो रास्ते के लिए तो जो है वरीयता हमारे धर्म ने भी दिया है। आज माननीय योगी जी की सरकार है, उन्होंने जो कानून बनाया है कि रास्ते में जो भी धार्मिक स्थल बनाने के लिए नाजायज जमीन कब्जा किया जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। बागपत में वर्चस्व को लेकर छात्रों के 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने तमंचे के साथ 2 छात्रों को पकड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर कई छात्र फरार हो गए। घटना में फरार छात्रों की अब पुलिस तलाश कर रही है। बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के जाट कॉलेज की घटना है, जहां पर वर्चस्व को लेकर छात्रों के 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई है। हालांकि इसकी सूचना पर पुलिस पहुंची और 2 लोगों को पकड़ा गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बागपत के बड़ौत की ये तस्वीरें हैं जो वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि
कॉलेज बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वर्चस्व की जंग हो रही थी और दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई है। देखिए, बड़ौद थाना क्षेत्र में 4 डिग्री कॉलेज में आज छात्रों के बीच में झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल थाना पुलिस ने पहुंचकर वहां 2 व्यक्ति में हथियारों के गिरफ्तार किए, जिन्होंने फायरिंग करके वहां उपद्रव किया था। उनके खिलाफ मुकदमा लिख के वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मथुरा में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध शराब की 1000 पेटी जब्त की है। होली का त्यौहार है और पंचायत चुनाव से पहले लगातार अवैध शराब के जो तस्कर सक्रिय हो गए हैं और लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और ट्रक से अवैध शराब की तस्करी यहां पर की जा रही थी, लेकिन मांड थाने की पुलिस ने ये कार्रवाई की है और शराब को जब्त किया, हर एक शख्स को हिरासत में लिया है। तो मथुरा में अवैध शराब की 1000 पेटी मांड थाने की पुलिस ने जब्त किया है और एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ हो रही है और पूछताछ के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ये शराब कहां से लाई जा रही थी और इसे कहां लेकर जाया जाना था, इसे कहां खपाना था। उत्तर प्रदेश में इस वक्त लगातार शराब को लेकर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि होली का त्यौहार है। होली के त्यौहार से पहले जो शराब के तस्कर होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। उसके ऊपर पंचायत चुनाव भी हैं, तो पंचायत चुनाव में भी शराब की खपत होती है। उसको देखते हुए पुलिस और आबकारी विभाग लगातार इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। अभी होली के त्यौहार को दृष्टिगत करते हुए पूरे प्रदेश स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है अवैध शराब की रोकथाम के लिए। तो ऐसी सूचना हम लोग को मिल रही थी कि इस होली के त्यौहार पे अवैध शराब की खेप आ सकती है, तो हम लोगों ने टीम लगाई थी, हमारी जो पुलिस की दोनों की टीमें थी। तो एक ट्रक पकड़ी गई जिसमें लगभग 1000 पेटी अवैध शराब थी, जिसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो कितनी कीमत होगी पकड़ी हुई शराब की? पकड़ी शराब की कीमत लगभग 40 लाख है। कहां से कहां तस्करी के लिए ले जा रही थी? ये अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसमें। फिलहाल ये चंडीगढ़ से आ रही थी और इसको बताया गया था ड्राइवर को कि बाद में आपको बताया जाएगा कि कहाँ डिलीवर करना है। कितनी पेटी होगी इसमें? तो 1000 पेटी। होली के लिए या चुनाव के लिए? दोनों के लिए हो सकती है। अभी ये क्लियर नहीं है कि होली के लिए थी कि चुनाव के लिए थी। तो कैरियर है ये बेसिकली। तो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। प्रयागराज में अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट से झटका लगा है। एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने अतीक अहमद को बड़ा झटका दिया है। 9 जो दर्ज मुकदमे थे उसमें सरकार की ओर से एक रिवीजन पिटीशन कोर्ट में लगाया गया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। हालांकि अतीक अहमद की मुश्किलें इसके बाद बढ़ जाएंगी। हालांकि जब रिव्यू पिटीशन डाला गया था उसके बाद इस मामले में अतीक अहमद की ओर से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन अब इसे जब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है तो इस मामले में अब जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। फर्स्ट डिमांड अर्जी निरस्त किए जाने के बाद सरकार की ओर से इसे दाखिल किया गया था कि कोर्ट इसे रिव्यू करे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।